वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 15 और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 260 के। तो पेज 260 पे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं वो बताना है, फिर उसके बाद फूड चेन का हम लोग को एग्जाम्पल देना है और उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को बताना है। तो आंसर है, इन फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल्स, इन दीज लेवल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। तो देखो अलग अलग लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे कि जो घास है उसको बकरी खाती है और बकरी को इंसान खा लेता है, या फिर बकरी को लायन खा लेता है। ठीक है, तो यही होता है ट्रॉफिक लेवल की। सबसे पहले जैसे कि घास है या फिर पेड़ पौधे हैं, उसको खाया गोट ने और गोट को खा लिया लायन ने। तो यही होता है ट्रॉफिक लेवल। देखो अलग अलग लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब एनर्जी का ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल पर होता है उसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इन फूड चेन ग्रास रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो पहला, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाई है, घास बनाई है। फूड चेन में जो घास है वो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है। गोट रिप्रेजेंट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो गोट जो है वो दूसरा ट्रॉपिक लेवल होता है। और मैन रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो लायन या फिर मैन जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हम लोगों से पूछा गया था कि हमें ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं ये बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो ग्रास, गोट और मैन। तो फूड चेन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ फूड या फिर एनर्जी अलग अलग लेवल पर जो होती है उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है? तो आंसर है देखो इसका, फॉलोइंग इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। दे एक्ट एज क्लेंजिंग एजेंट या फिर क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय डीकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए जो प्लांट्स की और एनिमल्स की डेथ हो जाती है या फिर जैसे एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट की जो पत्तियाँ, फूल, फल वगैरह ज़मीन पर गिर जाते हैं उसको सड़ा करके दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो डिकम्पोजर्स का होता है। तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि प्लांट हो, एनिमल हो, सब में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर दोबारा से उस पर पेड़ पौधे उगते हैं और जानवर वो घास फूस खा जाते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिएंट की रिसाइकल होती है। पहले जानवरों ने या एनिमल्स ने कुछ न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लिए थे, फिर जो उनकी बॉडी में थे न्यूट्रिएंट्स, उनकी जब डेथ हुई वो दोबारा से मिट्टी में मिल गए। दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बींग्स इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। तो डेड को वो डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद नए पेड़ पौधे उगते हैं और बाकी जानवरों को भी स्पेस मिलता है रहने का। दे हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स इनटू वाटर, सॉइल एंड एयर फॉर द यूज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइक क्रॉप प्लांट्स। तो फिर वही है, जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको दोबारा से वाटर, सॉइल या फिर एयर में वो भेज देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं। तो वो या तो पानी में मिल जाते हैं या तो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर हवा में चले जाते हैं और दोबारा से उनका इस्तेमाल बाकी दूसरे प्लांट्स और जानवर कर पाते हैं। तो यही होता है डिकम्पोजर्स का रोल। नेक्स्ट पेज नंबर 260 पर जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा 260 वाले हम लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हैं ये नेक्स्ट पेज के हैं, पेज 262। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले हैं पेज नंबर 262। ठीक है, पेज 262 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है 262 का, व्हाट आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वाई आर सम सब्सटेंसेस, ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो देखिए इसका आंसर है, सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो जो सब्सटेंसेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सड़ा सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, कॉटन एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड मटीरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथिन। तो नेचुरल सब्सटेंस जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स एक्ट करके उनको सड़ा देते हैं और दोबारा से मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो तो भाई बायोडिग्रेडेबल हो रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकली वो डिग्रेड हो जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, मिट्टी में मिल जा रहे हैं और दोबारा से उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़मीन में पेड़ पौधे ले पा रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिस पे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाते तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और पॉलीथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो 2 तरीके बताने हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। तो आंसर है देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सर्व्ड एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज विच आर कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा, मलेरिया। और नेक्स्ट है, दे प्रोड्यूस फोल स्मेल एंड दस कैन लीड टू एयर पोल्यूशन। तो
दो तरीके से जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, दोनों यहाँ पे हम लोगों ने ख़राब वेस्ट बता रखे हैं, किस तरीके से बुरा असर पड़ता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उस पर मच्छर वगैरह भिनकते हैं, है ना, तो उसमें बीमारियां भी फैल सकती हैं और वो ख़राब स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और आप एक और वे ये दिखा सकते हैं कि भाई वो जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एनवायरनमेंट हमारा साफ भी रहता है और दे कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में दोबारा से मिल जाते हैं। कई बार वो गंदगी भी फैला देते हैं, स्मेल भी प्रोड्यूस करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं, बट एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली क्लीन भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इनटू द एनवायरनमेंट एंड दस एक्यूमुलेट, दे पॉल्यूट लैंड एंड वाटर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्यूमुलेशन इज अ ग्रेव प्रॉब्लम ऑन द ग्लोबल लेवल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट में मतलब खुद से सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है हवा का, पानी का, ज़मीन का। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि कहाँ पर हम इसको डालें, इस प्लास्टिक का हम आखिर करें क्या। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले भी जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हुई है वो आज भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एनवायरनमेंटल कंसर्न है कि वो बहुत ज़्यादा वेस्ट के तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। अच्छा, ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया। ट्रॉफिक लेवल्स देखिए, जैसे ग्रास है ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, फिर ग्रास हॉपर ट्रॉफिक लेवल 2 है और जो फ्रॉग है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आता है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है। डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे हेल्प इन क्लेंजिंग द एनवायरनमेंट। तो डिकम्पोजर्स जो है वो सड़ी गली चीज़ों पर एक्ट करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पेज है उस पर, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या होती है और वो इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। तो ओजोन इज़ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फार्मूला ऑफ ओजोन इज़ O3। तो O3 जो है वो ओजोन जो है का फॉर्मूला है O3। इट इज़ प्रेजेंट एट हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि हमारी ये ग्राउंड है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा ग्राउंड है, फिर ग्राउंड से ऊपर जो हमारा एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है O3, ठीक है, और ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। इट प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। यूवी रेज मे कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ड्यू टू रेडिएशन। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ऊपर की लेयर O3 इसका फॉर्मूला होता है, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है और ये हम लोगों को बचाती है हार्मफुल यूवी रेज से, मतलब अर्थ पर पहुंचने से हार्मफुल यूवी रेज को रोकती है। यूवी रेज में कॉज, और यूवी रेज अगर अर्थ पर पहुंच जाएँ तो वो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और काफ़ी सारी बीमारियाँ कर सकती है, इसलिए ये अर्थ पर आने से रोकती है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ओजोन। क्वेश्चन 2 है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। तो आप लोग जो सामान इधर उधर फैल रहा है, जो वेस्ट है, आप उसको किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल दीजिए, मेथड दीजिए। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, रिड्यूस, रिसाइकल और यूज़, एडॉप्ट स्मार्ट डिस्पोजल मेथड्स लाइक सेपरेट डस्टबिन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो आप अलग अलग वेस्ट के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक हरा डस्टबिन और एक नीला डस्टबिन का चलता है ना, कि एक में सूखा कचरा डालिए, एक में गीला कचरा डालिए, जो चीज़ रिसाइकल हो सकते हैं उनको रिसाइकल करिए, जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करिए, और अगर कोई चीज़ आप रिड्यूस कर सकते हैं उसको कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करिए जो बहुत जल्दी वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम इनमें से सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल किस में है, तो C और D। तो फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस और केक, वुड और ग्रास, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बायो जो डिकम्पोजर्स हैं इन पे एक्ट करते हैं उनको सड़ा देते हैं। बाकी देखो जो लेदर है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो सारे बायोडिग्रेडेबल किस में हैं, C और D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से फूड चेन देखो ग्रास, गोट और ह्यूमन, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल लिया था कि ग्रास, फिर गोट और ह्यूमन।
ये हम लोगों की एक फूड चेन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट को फेवर करने वाली प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? तो आंसर देखिए इसका है डी, सारी की सारी। क्यों? क्योंकि कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, जब आप शॉपिंग में जाएं, शॉपिंग करने जाएं तो अपना कपड़े का बैग साथ लेके जाएं ताकि पन्नी का बैग आपको ना लेना पड़े। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, तो लाइट्स और फैन जो ज़रूरत नहीं है उनको आप बंद कर दें। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, तो मदर आपकी पास में ही स्कूल है, आपकी मदर ड्रॉप करके जाएं, इसकी बजाय आप पैदल चल के चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारी की सारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। क्यों? क्योंकि पहले केस में आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बचा रहे हैं, आप लाइट और पंखा फालतू में वेस्ट नहीं कर रहे हैं लाइट को, तीसरा में आप पेट्रोल और जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप वॉक करके जा रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, तो अगर एक ट्रॉपिक लेवल में हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दें तो क्या होगा? इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप, इट विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन एट वन लेवल, दिस वुड डिस्टर्ब द फूड चेन एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे जानवरों को मार देंगे ना, तो जैसे सपोज करो कि ग्रास है, ग्रास को खा रही है गोट, ठीक है, और गोट को खा रहा है लायन, ठीक है। तो अब देखो, अगर सारी की सारी घास ख़त्म हो जाएगी तो फिर गोट क्या खाएंगी? गोट के पास तो खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो सारे के सारी गोट्स मर जाएंगी, और फिर सारी गोट्स मर जाएंगी तो लायन के पास कुछ नहीं बचेगा, सारे के सारे लायन मर जाएंगे, तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक की कंडीशन सबके लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द impact of removing all the organisms in a tropic level will be different for different tropic levels. Can the organism of any tropic level be removed without causing the damage in the ecosystem? तो अगर हम क्या सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल में से एक पूरा ट्रॉपिक लेवल है उसमें से एक को हटा देंगे तो क्या असर पड़ेगा और बाकियों पे क्या असर पड़ेगा? तो यही क्वेश्चन है, और क्या इससे कोई डैमेज होगा? तो आंसर है येस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। आप अगर किसी भी एक भी ट्रॉपिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को निकालेंगे ना तो एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जैसे हमने ग्रास हटा दी तो फिर भाई बकरी क्या खाएगी? बकरी नहीं होगी तो लायन क्या खाएगा? तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल्स ऑफ द मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम? तो आंसर है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अगर हार्मफुल केमिकल्स, जैसे सपोज करिए कि किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ख़राब दवाई चली गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसको किसी और जानवर ने खा लिया, फिर उसको सपोज करो ह्यूमन ने खा लिया, तो ह्यूमन के अंदर वो जो बीमारी थी ना, जो एक फर्स्ट वाले जानवर में थी, वो ह्यूमन के अंदर आकर के और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। येस, द कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, इट विल बी मैक्सिमम एट द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल। तो सपोज करो ये ग्रास थी, ठीक है, ग्रास में कोई बीमारी फैल गई थी, उसको गोट ने खाया, ठीक है, तो गोट के अंदर वो बीमारी हो गई, फिर गोट को ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन के अंदर भी वो बीमारी हो गई, और सबसे ज़्यादा वो बीमारी फैलेगी ह्यूमन में, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन हो जाता है और बीमारी का लेवल भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? तो जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं उससे हम ही लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो आंसर है फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय non-biodegradable waste that we generate. They do not disintegrate and accumulate in the environment. तो environment में वो ख़त्म नहीं होते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एंटर द फूड चेन एंड कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ऐसे केमिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और फिर वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हो जाता है और ह्यूमन की बॉडी में पहुँच करके वो बहुत बुरा असर दिखाने लगते हैं। दे कॉज एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन फैलाते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड द लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, बर्ड, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स आर सिवियरली अफेक्टेड। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन्स ही क्यों ना हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्योंकि ख़त्म नहीं होते हैं इसलिए एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं और नुकसान पहुँचाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? अगर हम जितना भी वेस्ट जनरेट करें सारा का सारा बायोलॉजिकली खुद ही डिग्रेड हो जाए, क्या एनवायरनमेंट पर फिर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो आंसर है एक्सेस बायोलॉजिकल वेस्ट
Excess biodegradable waste will definitely have an impact on the environment. By the action of decomposers, biodegradable waste will be decomposed and release greenhouse gases. These gases will accumulate in the atmosphere causing global warming. अगर सारा ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा ना तब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो जाएगा, डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी रिलीज होगी और ग्लोबल वार्मिंग तब भी होगी अगर सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा तो भी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो ओजोन लेयर को डैमेज जो हो रहा है वो दिक्कत की बात क्यों है और कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आंसर है डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. इट एक्ट्स एज शील्ड अगेंस्ट द रेज. यूवी रेडिएशन आर वेरी हार्मफुल एज दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर टू बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ओजोन लेयर को जो डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का मतलब सोचने का परेशानी का विषय है. ओजोन लेयर जो है अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन से. सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती हैं ओजोन लेयर उसको मतलब हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, और हम लोग हमारी जो अर्थ को बचा करके भी रखती है. यूवी रेडिएशन आर वेरी हार्मफुल एज दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो यूवी रेज होती है ना ये एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी कैंसर कॉजिंग होती हैं. एक्सपोजर टू यूवी रेज कैन कॉज डैमेज टू आइज, स्किन एंड इम्यून सिस्टम. तो यूवी रेज के एक्सपोजर की वजह से आंखों पे, स्किन पे और हमारे इम्यून सिस्टम पे भी बुरा असर पड़ सकता है. दे कैन ऑल्सो लीड टू वेरिएशंस इन ग्लोबल रेनफॉल, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो रेनफॉल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी इसकी वजह से लॉस हो सकता है. दीज रीजन्स मेक ओजोन डिप्लीशन अ ग्रेव कंसर्न. तो ओजोन डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर हम लोग मतलब ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो तो रेनफॉल के लिए और हमारी अर्थ के लिए अच्छा नहीं होगा. स्टेप्स दिए गए हैं बचाने के लिए. रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFCs ही जो हैं वो ऊपर जा कर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, तो CFCs का ही यूज़ कम कर दिया है. विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो जो रिडक्शन इन यूज़ ऑफ CFCs विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो ठंडक के लिए ACs वगैरह में और फ्रिज वगैरह में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में CFCs का यूज़ होता था, उसको कम कर दिया गया है. इन 1987 United Nations Environment Program succeeded in reaching an agreement to stop chlorofluorocarbons production in 1986. मतलब 1989 आएगा यहाँ पे. आप ये डेट्स भले भूल जाइए. तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक मतलब एग्रीमेंट कर लिया था कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे. तो ये हम लोग के क्वेश्चन आंसर्स थे. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक यू.